हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीकेंड कानपुर। आज हम करेंगे यहाँ पे इंग्लिश के कुछ पैसेजेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, योर सैनिक स्कूल टेस्ट। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे इंग्लिश में पैसेजेस आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आती हैं, तो उसके लिए आज हम वही 4 पैसेजेस जो हैं डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जाता है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले टेस्ट के लिए, क्योंकि जवाहर नवोदय का विद्यालय का जो टेस्ट है वो आगे आने वाली 29 अप्रैल को लगा है क्लास 6 के लिए। तो चलिए बच्चों, इसे शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके के पैसेजेस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें पूछे हमसे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमें मिलते हैं 4 पैसेजेस में, और टोटल जो है वो 25 मार्क्स का होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम सबसे पहला पैसेज जो है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि हर टोटल 4 पैसेजेस होते हैं और हर पैसेज से 5 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पैसेज है, पढ़ते हैं इसको। Fire is to blame for the loss of countless lives and billions of rupees each and every year. हर साल आग लगने की वजह से हजारों लोग जो है वो मर जाते हैं और बहुत सा पैसा हमारा जो है वो जल जाता है। लोगों की प्रॉपर्टीज, मकान, उसमें रखा हुआ सारा सामान, वो सब जो है आग लगने की वजह से जल जाता है। Firefighters help to protect people and their property from injury and damage. अब ऐसे में हमारे लिए जिसके घर में आग लगी है उसके घर में भगवान का रूप लेकर के कौन आता है? फायर फाइटर्स आते हैं। फायर फाइटर्स का क्या काम होता है कि जो लोग आग में फंसे हुए हैं उनको बचाना, प्लस जो प्रॉपर्टी, जो पैसा, जो हमारा सामान उसमें जल रहा है उस सामान को बचाने का काम कौन करता है? फायर फाइटर्स करते हैं। ठीक है, They put their lives on the line every time they respond to a call. मतलब कि वो अपनी जान जो है वो जोखिम में डाल करके, जैसे उनके पास कोई फोन आता है, कोई कॉल आती है कि इस एरिया में आग लगे, वहां पे वो तुरंत अपनी जान जोखिम में डालते हैं और तुरंत जो है उस कॉल को रिस्पॉन्ड करते हैं, तुरंत वहां पहुंच जाते हैं, लोगों को बचाते हैं, साथ ही साथ उनका जो सामान उसमें चल रहा होता है, जो उनकी प्रॉपर्टी, मतलब हमारे मकान है, लैंड है, बिल्डिंग है, उन सब से जो है लोगों को बचाने का काम कौन करता है? फायर फाइटर्स करते हैं। अब किस तरह से करते हैं ये हमें यहाँ पे आगे बताया गया। वाइल ऑन ड्यूटी, मतलब जब वो काम पे होते हैं, जब वो फायर फाइटर्स वहां पे गए होते हैं तो व्हाट दे डू? While on duty, firefighters must be ready to respond in a matter of minutes to just about any disasters that may occur. मतलब जब वो ड्यूटी पे होते हैं तो जैसे उनके पास कोई इस तरीके की इंफॉर्मेशन पहुंची या कोई मतलब उन्हें कोई न्यूज़ मिली कि मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में जो है आग लग गई है, तो तुरंत मिनटों में वो जो है वहां पे पहुंचते हैं। वहां पे काम जो है तुरंत जल्दी से जल्दी जो है करना होता है। तो फायर फाइटर्स जो है जब वो ड्यूटी पे होते हैं, जब अपनी मतलब वर्क प्लेस पे होते हैं, जैसे उनके पास कोई इस तरीके का इंफॉर्मेशन आता है, कोई कॉल आता है कि आपको वहां पहुंचना है, ऐसे ऐसे आग लग गई है, तो फायर फाइटर्स विद इन मिनट्स दे बी देयर, दे हैव टू बी देयर। At every fire scene, a superior fire officer takes the command and directs the jobs of all the people at the scene. अब वहां पे जो मेन काम होता है वो कौन करता है? सुपीरियर फायर ऑफिसर, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, ठीक है, उसके हाथ में पूरा चार्ज होता है, वो सब कमांड देता है। जो भी उनके साथ लोग होते हैं, जो भी फायर फाइटर्स की पूरी टीम होती है, उनको डायरेक्ट करता है कि आपको क्या क्या काम करने हैं। जैसी सिचुएशन है उसको देखेगा, समझेगा कि किस तरीके से जो है वहां से लोगों को निकालना है, किस तरीके से प्रॉपर्टी को बचाना है। तो उसके लिए सारी कमांड्स कौन देता है, सारे ऑर्डर कौन देता है? सुपीरियर फायर ऑफिसर देता है और बताता है कि किसको क्या काम करना है। Some firemen connect the hose lines to hydrants. अब hose पाइप क्या होता है? एक मोटा सा पाइप होता है, ठीक है ना, जिससे आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, जहां आग लगी होती है वहां पे पानी जो है
डालना होता है, तो उसके लिए एक मोटा सा बड़ा सा पाइप होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हुज लाइन बोलते हैं। और वो उसको किससे कनेक्ट करता है, हाइड्रेंट से। हाइड्रेंट क्या होता है, जो बेसिकली उनके पास एक मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे पानी का फ्लो आता है ना, जिससे पानी आता है, बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट। आप उसे सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, नल है ना। हमें अगर घर में भी पौधों को पानी देना होता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, उसे पाइप लगाते हैं नल में और जाकर के पाइप से पानी देते हैं, है ना। ऐसे उनके पास नल की जगह क्या होता है, वाटर टैप की जगह क्या होता है, हाइड्रेंट होता है, ठीक है। और एक हुस पाइप होते हैं, बड़े मोटे मोटे भारी भारी से हुस पाइप होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, उसको हाइड्रेंट से कनेक्ट करते हैं। जैसे हम नल में पाइप लगाते हैं, वैसे वो हुस लाइन जो है वो हाइड्रेंट में लगाते हैं, और पानी जो है तेजी से जो है, क्योंकि उससे जो तेजी से और बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, तेजी से पानी कहाँ मारते हैं, जहां पे भी आग लगी होती है। ये काम जो होता है फायर फाइटर का होता है। Others manually operate the pumps to send water to the hoses। और जो बाकी के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ऑपरेट मैन्युअली। मतलब मैनुअल का मतलब होता है जो काम हम अपने हाथ से करते हैं, जो काम हम अपने हाथ से करते हैं ना। जैसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखते हो तो कैसे लिखते हो, मैन्युअली लिखते हो ना, टाइप थोड़ी करते हो कॉपी में, है ना। तो जो काम हम हाथ से करते हैं दैट वर्क इज कॉल्ड मैनुअल वर्क। तो जो बाकी के लोग होते हैं उनका काम क्या होता है, मैन्युअली जो है पानी भेजना, कहां से, पंप से, वाटर पंप से पानी किस में सप्लाई कराना, हुज लाइन में कनेक्ट जो है पानी को भेजने का काम बाकी के लोग करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब पानी वहां पे बहुत ज्यादा चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि हमने छोटा सा पतला सा घर में चलने वाला पाइप लगाया और उससे जो है आग बुझ जाएगी, वो तो हो नहीं सकता। वहां तो फायर फाइटर्स को बड़े वाले हुज लाइन्स चाहिए होते हैं, ज्यादा पानी चाहिए होता है, ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। तो कुछ फायर फाइटर्स जो है वो पानी से उस सब आग को बुझाने का काम करते हैं, और कुछ फायर फाइटर्स क्या करते हैं, उस पानी को हुज लाइन तक पहुंचाने का काम करते हैं। टीम ऑफ फायर फाइटर्स ऑल्सो ऑपरेट लेडर्स यूज्ड टू रीच डिस्टेंसेस हाई इन द एयर। अब कई सारे फायर फाइटर्स ऐसे भी होते हैं, कई बार क्या होता है, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे आग लग जाती है, तो वो क्या करते हैं, टीम ऑफ फायर फाइटर्स का मतलब जब बहुत सारे फायर फाइटर्स होते हैं, एक को तो हम फायर फाइटर बोलते हैं, लेकिन जब वही जो है 8-10 लोग होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, टीम ऑफ फायर फाइटर्स। इट इज अ कलेक्टिव नाउन। क्या है ये, कलेक्टिव नाउन है। जब बहुत सारे फायर फाइटर्स होंगे, वी विल नॉट कॉल देम फायर फाइटर्स, वी विल से टीम ऑफ फायर फाइटर्स। तो जो टीम ऑफ फायर फाइटर्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, कई बार जब बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, तो लैडर मतलब होता है सीढ़ी, लैडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी लगाना, ठीक है। तो क्या करते हैं ऐसे में, अब ऐसे मतलब मान लो 5वें फ्लोर पे या 6ठे माले पे, है ना, या 8वीं मंजिल पे आग लगी है, तो वहां कैसे पहुंचा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में आग लगी है, लेकिन हमें पहुंचना है 8वीं मंजिल पे। तो वहां पे क्या करते हैं वो बेचारे, वहां पे वो सीढ़ी लगाते हैं, और सीढ़ी लगा करके उस पर चढ़ करके जो है हुज पाइप से, हुज लाइन से जो है पानी की धार इतनी जोर से मारते हैं कि जिससे कि आग बुझ सके। तो ये जो पैसेज था, इट इज अबाउट फायर फाइटर्स। तो चलिए अब इसके बारे में देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं रिलेटेड टू फायर एंड फायर फाइटर्स, अबाउट देयर वर्क, क्योंकि हमें इसमें तो यही सब बताया गया। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट द फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स के बारे में जो यहाँ पे हमें बातें बताई गई हैं, उनमें से कौन सी बात है जो सही नहीं है। दे आर ब्रेव, यस दे आर ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर, ब्रेव तो होते हैं, अगर ब्रेव नहीं होंगे तो लोगों की जान कैसे बचाएंगे। दे ऑफन पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं। डेंजर मतलब खतरा, डेंजर का क्या मतलब होता है, खतरा। तो दे पुट देयर लाइफ इनटू द डेंजर, अपनी लाइफ खतरे में डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं, ये भी सही है, ये तो फॉल्स हो ही नहीं सकता। ट्रू का मतलब आप सभी जानते होंगे, सच। हमें क्या बताना है, जो फॉल्स है, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। दे नेवर पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, वो अपनी जान खतरे में नहीं डालते। क्या ऐसा होता है, फायर फाइटर्स ऐसा करते हैं कि कॉल आया कि आपको तुरंत पहुंचना है इस जगह पे जो है आग लगी है, तो क्या वो तुरंत नहीं जाते। तो ये तो फॉल्स हो गया ना, दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू।
तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा था, विच इज नॉट ट्रू अबाउट द फायर फाइटर्स, दे नेवर पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, दिस इज नॉट ट्रू। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। फोर्थ हमें ऑप्शन दिया था, दे आर हाईली ट्रेन, बिल्कुल ट्रेन मतलब जिन्हें अपना काम बहुत अच्छे से आता है और उनको इस तरीके की ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड की जाती है, ये सब चीजें उन्हें सिखाई जाती है कि कहीं पे आग लगेगी तो कैसे हुज लाइन को जो है कनेक्ट करना है हाइड्रेंट से, कैसे उसमें पानी पहुंचाना है, किस तरीके से लेडर्स लगाने हैं, तो ये सब उनको ट्रेनिंग जो है दी जाती है। तो दे आर हाईली ट्रेन। तो इन चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन गलत है, व्हाट इट इज, they never put their lives in danger, तो this is false, this statement of the passage is wrong, यहाँ पे ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A firefighter has to prepare to extinguish a fire in, extinguish का मतलब होता है आग बुझाना, तो उन्हें कितनी देर में आग बुझानी होती है, इन मिनट्स मिनटों में, आवर्स मीन्स घंटों में, डेज कई दिन लगा करके, या वीक्स मतलब कई हफ्ते लगा के। तो कितने दिन, कितने टाइम में उन्हें आग बुझानी होती है, विद इन मिनट्स, जितनी जल्दी से जल्दी आग बुझा सकते हैं वो उनका काम होता है उस आग को बुझाना। सो अ फायर फाइटर हैज टू प्रिपेयर टू एक्सटिंग्विश अ फायर इन मिनट्स। Question number 3. Firefighters put their lives on the line. Means यहाँ पे हमसे पूछा गया, ये हमें पैसेज में लाइन दी हुई थी, Firefighters put their lives on the line का मतलब क्या है? ऑन द लाइन का मतलब मैंने उस वक्त भी आपको बताया था, ऑन द लाइन का मतलब है दे पुट देयर लाइफ इन द डेंजर, वो अपनी लाइफ जो है खतरे में, अपनी जान जो है जोखिम में डालते हैं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने आप को खतरे में डालते हैं, जिससे कि हम जैसे कॉमन मैन को आग से बचा सके। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दे स्टैंड इन अ लाइन, क्या वो एक लाइन में खड़े हो जाते हैं? नहीं, दिस इज फॉल्स। दे फाइट फायर, वो आग से लड़ने लगते हैं? नहीं। दे पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, वो अपनी जान खतरे में डालते हैं। और लास्ट ऑप्शन था दे कनेक्ट द हुज लाइन टू द हाइड्रेंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, दे पुट देयर लाइफ इन डेंजर। ऑन द लाइन का मतलब क्या होता है, इन डेंजर, अपनी जान को खतरे में डालते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। टू ऑपरेट मैन्युअली मीन्स, मैन्युअली काम करने का क्या मतलब है, ऑपरेट मैन्युअली। मैंने क्या बताया था, ऑपरेट मैन्युअली का मतलब होता है जब हम अपने हाथों से कोई काम करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने उसका एग्जाम्पल भी दिया था, वी राइट अवर आंसर्स बाय यूजिंग अवर हैंड एंड पेन, पेन और पेपर, और अपने हाथों से हम जो है लिखते हैं अपने आंसर्स, है ना। तो दैट वर्क इज कॉल्ड मैनुअल वर्क, एंड व्हेन वी टाइप ऑन अ कंप्यूटर दैट इज नॉट मैनुअल। ओके, तो ऑपरेट मैनुअली, मेक अ मैन वर्क, आदमी को बनाते हैं काम करने के लिए, नहीं। वर्क विद देयर हैंड्स, वर्क विद देयर हैंड्स। दे यूज अ मशीन, नो। यूज वंस बॉडी, किसी की बॉडी को इस्तेमाल करते हैं, नहीं। ऑपरेट मैनुअली मीन्स दे वर्क विद देयर हैंड्स, वो अपने हाथों से काम करते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। द वर्ड अकर मीन्स द सेम एज, अकर का मतलब क्या होता है, ठीक है। सेम का मतलब सिनोनिम, हमें अकर का सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग वर्ड बताना है। अकर मीन्स कोई चीज जो होती है, दैट इज कॉल्ड अकर। तो कम, हैपन, कॉल, फायर। कम का मतलब होता है आना, कॉल का मतलब होता है किसी को फोन करना, कोई इंफॉर्मेशन देना, फायर का मतलब आग, हैपन का मतलब होता है अकर। हैपन का मतलब अकर, जब कोई चीज होती है दैट इज कॉल्ड अकर और हैपन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बच्चों हमारा क्या होगा, 5 का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आई सपोज ये वाली कॉम्पोजिशन जो है, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, डाउट आपको नहीं होना चाहिए। फिर भी बच्चों अगर आपको किसी भी लाइन में, किसी वर्ड में कहीं कोई डाउट है तो आपको करना क्या, आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो है
लिख के भेजना है कि मैम मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, प्लीज इसका मतलब बता दीजिए। ठीक है, चलिए तो हमारा पैसेज 1 हो गया। नाउ वी विल डू पैसेज नंबर 2। पैसेज 2, चलिए इसको पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन इसको पढ़ के इसका मीनिंग समझते हैं। Hema lay on her bed staring at the stars stuck on the ceiling of her room. ले का मतलब होता है लेटा हुआ, ले का मतलब क्या होता है लेटा हुआ। तो हेमा जो है वो अपने कमरे में बेड के ऊपर लेटी हुई थी और कहाँ देख रही थी? सीलिंग ऑफ हर रूम, मतलब जो कमरे का, जो उसके कमरे की जो छत थी उसकी तरफ देख रही थी। उस पे जो है वो देख रही थी कुछ स्टार्स जो है वो लगे होते। कई लोग होते हैं ना अपने घर, अपने कमरे की छत पे बच्चे क्या करते हैं, वो चमकने वाले स्टार्स जो है वो चिपका देते हैं। तो ऐसे ही हेमा जो थी लेटे लेटे उन स्टार्स को देख रही थी। ऐसा हम कब करते? जब हम कुछ सोच रहे होते। अब देखते हैं यहाँ हेमा क्या ऐसा क्यों कर रही थी। वाई शी वॉज लुकिंग एट द सीलिंग ऑफ हर रूम। She was upset as none of the clothes seemed to be fit her. Okay, तो वो बहुत दुखी थी। Upset means sad. Upset means she was very sad. Why? क्योंकि उसके जो भी कपड़े थे वो उसको सही से आ ही नहीं रहे थे, नाप के ही नहीं थे। कोई भी कपड़ा उसके सही से नहीं आ रहा था। She wore them again one by one, but they were either too tight or too short. अब वो क्या कर रही थी? अगेन एंड अगेन वो एक एक करके सब कपड़े निकाल रही थी, उन्हें पहन के देख रही थी। अब या तो कपड़ा क्या होता था उसके टाइट होता था, बड़ा कसा हुआ होता था, है ना। टाइट का मतलब समझते हो, जो बहुत फिट होता है, बहुत कसा हुआ होता है। या फिर शॉर्ट था, शॉर्ट मतलब ऊंचा, शॉर्ट का मतलब ऊंचा। आइदर और मीन्स या तो ये या तो वो। ठीक है, या तो कपड़ा टाइट होता था, जो भी वो ड्रेस पहनती थी, फ्रॉक या स्कर्ट या शर्ट, तो कैसी होती थी? या तो उसके बहुत टाइट होती थी या फिर उसके बहुत छोटी होती थी। शॉर्ट मतलब ऊंचा, छोटा, नॉट ऊंचा, छोटा। A cupboard full of clothes and she could not wear any of them. कबोर्ड बोलते हैं अलमारी को। कबोर्ड मीन्स अलमीरा, ALMIRAH। ठीक है, हिंदी में अलमारी बोलते हैं, इंग्लिश में अलमीरा या फिर कबोर्ड बोलते हैं। अब उसका जो कबोर्ड था वो पूरा कपड़ों से भरा हुआ था, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसी ड्रेस नहीं थी कि जो वो पहन ले। एक भी ऐसी ड्रेस नहीं थी। She then had a bright idea. Her eyes lit up and she ran to her mother's room. अब एकदम से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्हें सोचा चलो चलो, और वो तुरंत जो है जैसे उसके दिमाग में वो आइडिया आया, वो उसकी आंखें जो है चमक गई। लिट अप मीन्स चमक जाना। उसकी आंखों में एक चमक सी आई। मतलब अभी तक तो वो सैड थी ना, दुखी लग रही थी। जब हम दुखी होते हैं तो हमारे फेस और आईज अलग लगती हैं, है ना। लेकिन जब हम खुश होते हैं तो हमारी मतलब हमारे फेस पे भी एक ब्राइटनेस, एक स्माइल आ जाती है ना, और वो हमारी आंखों से समझ में आती है। इन द सेम वे जो है, जो हेमा थी, जैसे उसके मन में एक आइडिया आया, वो तुरंत जो है उसकी आंखें जो है चमक उठी और तुरंत अपनी माँ के कमरे में गई, माँ के पास गई। ठीक है, माँ आई नीड न्यू क्लोथ शी सेड, बट ओनली आफ्टर आई डोनेट माई ओल्ड क्लोथ टू चैरिटी। और वो अपनी माँ से क्या कहती है कि माँ मुझे जो है नए कपड़े चाहिए। वो अपनी माँ से क्या कहती है कि मुझे नए कपड़े चाहिए, लेकिन वो मैं नए कपड़े तभी लूंगी जब मेरे जो पुराने कपड़े हैं उन्हें मैं डोनेट कर दूंगी। डोनेट मतलब दान कर देना, चैरिटी में दे देना, किसी नीडी को, जो जरूरतमंद होता है उसको जब मैं ये कपड़े दे दूंगी तो मुझे जो है माँ नए कपड़े चाहिए हैं। नो मोर अमेसिंग ऑफ क्लोथ्स। अमेसिंग का मतलब ये नहीं कि मैं खूब सारे इकट्ठे कर लूंगी। अब मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, अब वो मुझे आ तो रहे नहीं है, तो मैंने क्या किया, नए भी खरीद लिए और वो भी रखे हुए हैं। तो क्या होगा, बहुत सारे कलेक्ट हो जाएंगे ना, इकट्ठे हो जाएंगे। अमेसिंग मतलब टू कलेक्ट, है ना। जब बहुत सारे, तो कहती कि मैं ये नहीं चाहती कि मैं नए कपड़े भी खरीद लूं। वो क्या, उसने क्या बोला हेमा ने कि मैं न्यू क्लोथ्स तो खरीदूंगी, लेकिन वो जब भी खरीदूंगी जब मैं अपने पुराने क्लोथ्स जो हैं वो किसी को डोनेट कर दूंगी, दान कर दूंगी, क्योंकि मुझे जो है बहुत सारे कपड़े इकट्ठे नहीं करने हैं।
और वो बात ठीक भी है, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इकट्ठे करके करेगी क्या, जब वो जो पुराने कपड़े वो उसे आते ही नहीं है, तो वो तो उसको टाइट है, छोटे हैं। हर मदर स्माइल्ड एंड हग्ड हर। अब उसकी माँ जो है उसने स्माइल किया, स्माइल मतलब हंसना है ना, छोटी सी स्माइल जो होती है दैट इज कॉल्ड स्माइल। हंसना दो तरीके का होता है, एक होता है हल्का सा स्माइल करना, थोड़ा सा हंसना, खुश हो जाने वाला, और एक होता है बहुत जोर से हंसना, दैट इज कॉल्ड लाफ, है ना। पूरा मुंह खोल के जब कोई हमारे सामने जोक करता है ना, कोई चुटकुला सुनाता है हमें तो हम हंसते हैं, दैट इज कॉल्ड लाफ। लेकिन हम जब किसी की बात सुन करके खुश होते हैं और वो जो चेहरे पे हमारे हंसी आती है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, स्माइल। तो उसकी माँ ने स्माइल किया और उसको हग किया। हग करना मतलब गले से लगा लेना, उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। और क्यों लगा लिया? She did have a kind daughter, क्योंकि उनकी डॉटर जो थी she was very kind, बहुत दयालु थी, है ना। उसके मन में ये फीलिंग तो नहीं थी ना कि मैं अपने पुराने कपड़े रखे रहूं, लेकिन उसने अपनी माँ से क्या कहा था, कैसे पता चलता हाउ शी वॉज काइंड, हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट दैट हेमा वॉज वेरी काइंड? क्योंकि उसने बच्चों अपने पास उन क्लोथ्स को नहीं रखना चाहा जो उसके शॉर्ट हो चुके थे, जो क्लोथ्स उसके टाइट थे। दैट इज वाई हर मदर थॉट दैट माई डॉटर इज वेरी काइंड। जो नीडी हैं ये उन्हें वो क्लोथ्स देना चाहती है। तो मजा आया ना पैसेज पढ़ के, बड़ा मजेदार पैसेज था। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 कर लिए थे, नाउ वी विल डू 6 to 10। So question number 6. Hema lay on her bed. It is question number 6. Hema lay on her bed because हेमा जो थी वो अपने बेड पे लेटी हुई थी। क्यों? She was tired. क्या वो थकी हुई थी? नहीं। Like looking at the stars, क्या? क्योंकि उसको जो है स्टार्स देखना, तारे देखना बहुत पसंद था, इसलिए लेटी हुई थी। She was wondering what to wear. क्या वो ये सोच रही थी कि उसे क्या पहनना है? She was a lazy girl, या वो बहुत आलसी थी। तो बच्चों आप बताओ क्यों, why she was lying on the bed? Answer is Hema lay on her bed because she was wondering what to wear. Option C. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। क्यों लेटी हुई थी? क्योंकि वो ये सोच रही थी कि मुझे क्या पहनना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नंबरिंग कर देती हूँ नहीं तो जो है कंफ्यूजन हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। She could not wear any of her clothes because, जो भी उसके पास क्लोथ्स थे वो उन्हें पहन नहीं सकती थी क्योंकि they were not fashionable, वो फैशनेबल क्लोथ्स नहीं थे, जो मतलब जैसे आजकल फैशन में चल रहे हो वैसे नहीं थे, इसलिए नहीं पहन पा रही थी। they were too colorful, बहुत ज़्यादा कलरफुल थे, बहुत ब्राइट थे, इसलिए वो जो है उन्हें नहीं पहन सकती थी। She did not know what to choose, उसे ये नहीं मालूम था कि कौन सा वाला पहनना है। और लास्ट ऑप्शन है none of them fitted her, कोई भी कपड़ा जो था उसे सही से नहीं आ रहा था, फिट नहीं था। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का सबके समझ में तो आ गया होगा, सब सोच भी रहे होंगे कि इसका आंसर ये है। चलो एक बार मैं भी कंफर्म कर देती हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन डी, कि वो कोई भी कपड़ा इसलिए नहीं पहन पा रही थी क्योंकि none of them fitted her, कोई भी कपड़ा उसको फिट नहीं आ रहा था। सारे कपड़े कैसे थे? either they were too short or too tight। ठीक, now next question, question number 8। the synonym of the word amazing, अमेजिंग का मैंने मीनिंग बताया था। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वर्ड, सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग वर्ड। तो अमेजिंग का मतलब क्या होता है? सिनोनिम होता है कलेक्ट करना, कलेक्टिंग, इकट्ठा करना। ये मैंने आपको पैसेज में ही बताया था। अमेजिंग मीन्स टू कलेक्ट, और कलेक्टिंग बहुत सारे इकट्ठे कर लेना। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांट देना। शेयरिंग मतलब मिलजुल के पहनना या मिलजुल के कोई चीज शेयर करना। गिफ्ट मतलब किसी को उपहार में दे देना, नहीं। अमेजिंग मीन्स टू कलेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हेमा इज ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, चैरिटेबल जिसको दान करने का बहुत शौक होता है, दानी भी आप बोल सकते हो उसे, सेल्फिश बहुत चालाक थी, चतुर थी, नो, माइजरली कंजूस थी, नहीं, माइजर मीन्स कंजूस, हेमा कैसी थी, शी वॉज चैरिटेबल, दानी थी। ठीक बच्चों, तो ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन बी। अब लास्ट क्वेश्चन है, द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड डोनेट इज, डोनेट का ऑपोजिट क्या होता है, डोनेट मतलब किसी को कोई चीज देना, डोनेट मीन्स किसी को कोई चीज देना, ठीक है ना, दान में देना, लेकिन देना, तो देने का उल्टा क्या होगा, लेना, गिव का मतलब भी देना होता है, ऑप्शन ए है गिव, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांट देना, स्पेंड मीन्स खर्च करना, स्पेंड मीन्स खर्च करना, ऑप्शन बी क्या है, रिसीव मीन्स लेना, ठीक है, तो डोनेट मीन्स देना और रिसीव मीन्स लेना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हमारा पैसेज 2 हो गया, अच्छे से समझ में आया, बहुत मजेदार था, बहुत अच्छी स्टोरी थी अबाउट हेमा एंड हर काइंडनेस। ठीक है, प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई उसकी, और उसने भी जो है एक काइंड एक्ट किया, राइट। मजा आई होगी आप लोगों को पढ़ के। चलिए अब हम थर्ड पैसेज करेंगे, टोटल 4 पैसेजेस आते हैं ना हमारे एग्जाम में, अब हम थर्ड पैसेज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी वीकनेस बेटा यही होती है आप लोगों की, कि हमको इंग्लिश में दिक्कत आती है ना। इसको अच्छे से कर लीजिएगा, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लीजिए, क्योंकि जो चीज कमजोरी अगर उससे भागोगे तो प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नहीं। प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, जब हम उस चीज पे वर्क करेंगे, वर्कआउट करेंगे, और जब हम ज्यादा से ज्यादा जो है पैसेजेस पढ़ेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, तो हमें क्लियरिटी भी आएगी कि क्या कहा गया है, प्लस हमें हेल्प भी करेगा हमारे सिलेक्शन टेस्ट में, है ना। ज्यादा स्कोर करेंगे तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं हमारे सिलेक्शन के, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा पैसेजेस करेंगे। चलिए पैसेज नंबर 3, ट्रैवलिंग इज बोथ रिक्रिएशनल एंड एजुकेटिव। ट्रैवलिंग कैसे होती है, ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को हम क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग। कैसी होती है ट्रैवलिंग, रिक्रिएशनल होती है, जिसको रिक्रिएशन को हम हिंदी में बोलते हैं मनोरंजक, है ना, जिसमें बहुत मजा आए, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मनोरंजक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिक्रिएशनल। एंड एजुकेटिव, एजुकेटिव क्यों बोला है, हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो एजुकेटिव कैसे हुआ, एजुकेटिव इस तरीके से हुआ, उससे हमें शिक्षा मिलती है, क्योंकि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो हमें वहां की नई नई चीजें देखने को, सीखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे जब मैं पहली बार दिल्ली गई तो मैंने वहां पे बड़ी बड़ी लो फ्लोर बसेस देखी, मेट्रो देखी, अब तो मेट्रो काफी ज्यादा कई शहरों में आ गई है, ठीक है, लेकिन मैंने वहां देखी, राजधानी ट्रेन देखी, शताब्दी में ट्रैवल किया, ठीक है, शताब्दी मैं ट्रेन की बात कर रही हूँ, ठीक है, एरोप्लेन से गई, हवाई जहाज से गई, किसी नई जगह पे गई, नए शहर में गई, तो वहां पे कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखे। ये सब कैसे होगा, ये सब तो हम किताबों में पढ़ते हैं ना, लेकिन हम जब किसी चीज को वहां जाकर के देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक जो है बनी रहती है। तो ट्रैवलिंग जो होती है वो काफी रिक्रिएशनल भी होती है, मीन्स बहुत मनोरंजन भी होता है, उसमें मजा भी आती है, और एजुकेटिव भी होती है, हमें शिक्षा भी मिलती है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि ताजमहल कहाँ है, तो ताजमहल आप कहोगे आगरा में, ठीक है, कैसा है जी, बहुत सुंदर है, 7वां अजूबा है दुनिया का। आपने पढ़ा होगा कि मार्बल का बना हुआ है, बिल्कुल व्हाइट कलर का, लेकिन जब आप उसे देखोगे, खुद से फील करोगे ना तब कि वो कैसा है, तब उसकी ब्यूटी को ज्यादा अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला है, ट्रैवलिंग इज बोथ रिक्रिएशनल एंड एजुकेटिव। बोथ मतलब दोनों, बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों।
It has always been regarded as an important part of education. और हमेशा से ही इसे एजुकेशन का, शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग माना गया है। इसीलिए तो स्कूल वाले हम लोगों को नई नई जगह लेकर के जाते हैं, क्योंकि हम जब जाएंगे उन चीजों को देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। In Europe, a young man is considered fully educated only when he has traveled through many countries of Europe. यूरोप में किसी भी व्यक्ति को तभी जो है एजुकेटेड माना जाता है, पढ़ा लिखा माना जाता है, जब उसने यूरोप की बहुत सी कंट्रीज को, यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, उनमें बहुत सारे जब वो क्या कहते हैं कंट्रीज को, देशों में जब वो जा चुका होता है, तभी उस व्यक्ति को जो है एजुकेटेड जो है माना जाता है, पढ़ा लिखा माना जाता है कि हाँ इसने इतनी सारी जो है शहर, इतने सारे देश जो है देख लिए, तो ये एक लिटरेट पर्सन है, एक एजुकेटेड फेलो है। इन एंशियंट इंडिया ऑल्सो आवर सेजेस अंडरस्टूड द ग्रेट वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग। एंशियंट का मतलब होता है हमारे पौराणिक भारत में, आप एंशियंट को इस समय मतलब बहुत पुराना, एंशियंट मीन्स बहुत पुराना, हजारों साल पहले। तो हजारों साल पहले हमारे जो सेजेस थे, हमारे जो सेजेस बोलते हैं गुरु लोगों को आप कह सकते हो, संत महात्मा जो होते थे, ठीक है, उनकी बात हो रही है। वो भी जो है इस बात को समझते थे कि ट्रैवलिंग का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़रूरी है ट्रैवलिंग। उसके मूल्य को जो है सेजेस जो थे हमारे वो समझते थे, संत महात्मा, लर्न पर्सन को हम लोग सेज बोलते हैं। They made it a pious duty to visit various pilgrim centers situated in different parts of India. Pious duty का मतलब होता है धार्मिक, होली, HOLY, नॉट होली खेलने वाली होली नहीं, HOLY, ठीक है। होली का मतलब धार्मिक भी होता है, पवित्र भी होता है। तो वो कहते थे कि ये एक हम सभी की धार्मिक जो है ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि जो देश के अलग अलग हिस्सों में पिलग्रिमेजेस हैं, ठीक है, जो धार्मिक स्थल होते हैं उसे पिलग्रिम बोलते हैं, उन धार्मिक स्थलों में हम जाएं, ठीक है। पिलग्रिम मतलब जहाँ श्रद्धालु आते हैं, जो धार्मिक स्थल होते हैं, जनरली धार्मिक स्थल हम अपने मंदिरों को बोलते हैं, ठीक, मंदिर, मस्जिद, चर्च। तो हमारे जो संत महात्मा थे उनका मानना ये था कि ये हमारी जो है एक जिम्मेदारी है, एक हमारा कर्तव्य है कि हम जो है हमारे धार्मिक स्थल मंदिरों में जाएं। This encouraged the feeling of oneness among Indians, ठीक है। encourage मतलब उत्साहित करना, encourage मतलब उत्साहित करना। तो जब हम दूसरे शहरों में जाएंगे, अलग अलग धार्मिक स्थलों में जाएंगे, तो ये किस चीज की भावना हमारे अंदर आएगी, हमें उत्साहित करेगा और हमें लगेगा कि हम सब एक हैं। वननेस मीन्स एक, वननेस का मतलब होता है एक, कि हम सभी जो है, भले ही हम भारत के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, लेकिन हम सभी लोग एक हैं। ऐसा हमारे संत महात्मा गुरुओं का मानना था। एंशियंट का मतलब मैं उसको कह रही थी ना, पौराणिक, पौराणिक नहीं, एंशियंट का मतलब होता है बच्चों प्राचीन। एंशियंट का मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है, ठीक। तो पैसे समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। फिर भी अगर कोई शब्द है जिसका मतलब आपको नहीं समझ में आया हो, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखना है, और साथ ही साथ अगर लगता है तो आप व्हाट्सएप नंबर में, मैंने आपको बताया था कि वीडियो के इसमें जो है हाईलाइट होते हैं नंबर, तो आप अपना डाउट जो है ना उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया, आप क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक करेंगे।
नंबरिंग मैंने कर दी। चलिए, इट इज इम्पॉर्टेंट टू डैश इफ वन वॉन्ट्स टू गेट रियल एजुकेशन, कि अगर आप सही शिक्षा चाहते हैं, असली शिक्षा चाहते हैं, तो क्या चीज जरूरी है उसके लिए? इट इज इम्पॉर्टेंट टू ट्रैवल। इट इज इम्पॉर्टेंट टू ट्रैवल, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following is a synonym of recreational? रिक्रिएशन का सिनोनिम क्या होगा? मैंने रिक्रिएशन का मतलब आपको क्या बताया था? मजेदार, मनोरंजक, है ना, मनोरंजन। एजुकेशनल, रिक्रिएशन का मतलब एजुकेशनल होता है, शिक्षाप्रद। थ्रिलिंग, जिसमें बहुत मजा हो, रिस्क भी हो लेकिन मजा भी हो। टायरिंग मतलब बहुत थकावट वाला। और साइट सीइंग मतलब जो आसपास के जो नज़ारे जो देखने वाले होते हैं, दैट इज कॉल्ड साइट सीइंग। तो रिक्रिएशनल का जो सिनोनिम होगा दैट इज थ्रिलिंग, ऑप्शन बी, थ्रिलिंग, मजेदार। रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है? मजेदार। रिक्रिएशन और थ्रिलिंग का मतलब भी क्या होता है? मजेदार, मनोरंजक, जिसमें खूब मजा आए। क्वेश्चन नंबर 13, visiting the dash centers was considered holy in ancient India। कौन सी जगह थी जहां पे आना जाना जो है एक होली ड्यूटी जो है मानी जाती थी हमारे एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में? तो मैंने आपको बताया वो क्या चीज थी। क्या कहते थे हमारे सेजेस? that one should visit the pilgrims in the different parts of India, है ना, धार्मिक स्थलों पे आना जाना। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस विद अदर इफ दे डैश अ लॉट। हमारे अंदर उन्हें बोला लोगों में वननेस की फीलिंग, एक होने की फीलिंग कब आएगी? जब वो क्या काम बहुत ज्यादा करेंगे? when they will travel a lot, if they travel a lot, जब खूब घूमेंगे फिरेंगे। बातें करने से थोड़ी आएगी, टॉक करने से, प्ले करने से, खेलने से, क्वेश्चन से नहीं। when they will travel, when we will travel, then we will meet new people। हम जब नए शहर जाएंगे तो नए लोगों से मिलेंगे, है ना, और हमें लगेगा नहीं हम लोग अलग नहीं है, हम लोग सब सेम हैं, हम सब एक हैं, ठीक है। and when it will happen, when only we will travel। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, a sage is a person who is, सेज किसे बोलते हैं? जो बहुत लर्नड होता है, जिसे बहुत ज्ञान होता है, या जो बहुत स्मार्ट होता है, जो फ्री होता है, या विकेट, विकेट मतलब चालाक। नो, a sage is a person who is learned, who is learned, ठीक है, जो बहुत लर्नड होता है, जिसे बहुत ज्ञान होता है, बहुत नॉलेज होती है, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ सेज। चलिए, तो हम लोगों ने पैसेज 3 भी कर लिया, मजा भी आई, बढ़िया बढ़िया पैसेजेस है इसमें। तो एक नए तरीके की स्टोरी आ, देखो हमने तीन पैसेजेस अभी तक पढ़े। एक में हमने फायर के बारे में पढ़ा, फायर फाइटर्स थे उसमें, उनकी ड्यूटी के बारे में हमें पता चला कि व्हाट दे डू फॉर अस। इसके अलावा फिर हमने वो हेमा के बारे में पढ़ा सॉरी। और अब हमने बच्चों किसके बारे में पढ़ा? हमारे मतलब ट्रैवलिंग के बारे में, कि किस तरीके से इट इज़ वेरी एजुकेटिव एज वेल एज रिक्रिएशनल। कुछ नए वर्ड सीखे, वोकैबुलरी हमारी कितनी इंप्रूव हुई है ना, क्योंकि जब हम नए पैसेजेस पढ़ते हैं हमारी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होती है, हमें मीनिंग पता चलते हैं, नए नए वर्ड्स पता चलते हैं, प्लस प्रोनाउंसिएशन हमारा करेक्ट होता है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है मतलब चीज़ों को समझने की, वो और स्ट्रांग होती है। प्लस हमें नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड। रीडिंग खूब करिए, घर में खूब रीडिंग कीजिए, कोशिश कीजिए कि पैसेजेस को जो आप सॉल्व करें ना, वो लाउडली रीड करके करें। मीनिंग नहीं समझ में आता है, कमेंट से, जरूरी नहीं है कि मैंने अगर आपको ये 4 पैसेजेस कराए हैं तो इसी से रिलेटेड आपको मीनिंग जो है पूछना है। आपको कोई और भी वर्ड है जिसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, देन ऑल्सो यू कैन
type in comment section or you can send your word in the WhatsApp पे भेज सकते हैं। चलिए लास्ट पैसेज ऑफ द डे, ठीक है, लास्ट पैसेज अब हम पढ़ेंगे। चलिए, टू बी फिट एंड हेल्दी यू नीड टू बी फिजिकली एक्टिव। अगर हमें फिट रहना है, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहना है ना, फिट एंड हेल्दी मीन्स चुस्त दुरुस्त एंड तंदुरुस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, है ना, शारीरिक रूप से जो है हमें एनर्जेटिक रहना है, एक्टिव रहना है, ये नहीं कि लेजी हो गए, नहीं। फिट रहने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त, जो मैंने 3 शब्द बोले, इसके लिए हमें फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे हो सकता है, अब देखिए आगे बताया होगा। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम सीरियस डिसीजेस सच एज ओबेसिटी, हार्ट डिसीज, कैंसर, मेंटल इलनेस, डायबिटीज, आर्थराइटिस। अब वो कहता है उसके लिए हमें रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी। फिजिकल एक्टिविटी में हमारी योगा भी आता है ना, स्कूल में कराते हैं ना, योगा कराते हैं, एक्सरसाइज कराती हैं मैम और सर, या फिर जो है हमसे कहती है कि रेसेस लगाइए, भागिए, रनिंग कीजिए, ठीक है। तो ये फिजिकल एक्टिविटीज हमें रोज करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखती हैं। और वो बीमारियों के देखो कितनी सारी बीमारियों के नाम बताएं, खतरनाक सीरियस मतलब डिसीजेस हैं, डिसीजेस मतलब बीमारी, डिसीज मीन्स बीमारी, ऐसी बीमारी जिनके इलाज नहीं है, और अगर इलाज भी है तो भी आदमी जो है अगर ठीक भी हो जाता है तो भी जो है पूरी तरह से कभी ठीक नहीं हो पाता। जैसे कि ओबेसिटी बोलते हैं मोटापे को, एक मोटा तो होता है, ओबेसिटी में कौन लोग आते हैं, जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, जरूरत से ज्यादा मोटे जो होते हैं वो ओबेसिटी पेशेंट्स होते हैं, उनको बीमारी हो जाती है कि मतलब वो पूरे टाइम बस खाते रहेंगे और उनका क्या होगा बच्चों, वजन बढ़ता रहेगा। दैट इज अ डिसीज, और इस बीमारी का नाम है ओबेसिटी। हार्ट डिसीज, लोगों को आपने सुना होगा दिल का दौरा पड़ गया है ना, हार्ट अटैक आ गया, तो वो चीज होती है, ये एक बीमारी है हार्ट की। कैंसर हो जाता है, कोई बॉडी का पार्ट है जिसमें कैंसर हो गया वो, ठीक है। मेंटल इलनेस, ठीक है, दिमागी तौर पे जो है बीमार हो गए। उसके अलावा जो है डायबिटीज, जिसमें आपने सुना होगा कि शुगर की जो मात्रा है वो बहुत बढ़ जाती है लोगों की। डॉक्टर क्या करता है कि चीनी खाना कम कर दीजिए, चीनी कम से कम खाइए, शुगर बहुत ज़्यादा है, शुगर भी बोलते हैं डायबिटीज़ को। या फिर आर्थराइटिस, कहीं आपने देखा होगा घर में जो है दादी बाबा लोग जो है कहते होंगे हमारे जो है हड्डियों में बड़ा दर्द रहता है, कंधों में, घुटनों में, तो ये किस चीज़ की बीमारी है, आर्थराइटिस, वही जॉइंट्स की, ठीक। तो अगर हम फिजिकल एक्टिविटी अगर करते रहेंगे रेगुलरली, रोज जो है पार्क जाएंगे टहलने या फिर रनिंग करेंगे। आप जैसे बच्चे तो यंग हैं, आप क्लास 5 में हैं अभी, तो आप जैसे बच्चों को तो जो है रनिंग करनी चाहिए, योगा करना चाहिए है, साइकिल चलानी चाहिए, बैट बॉल खेलना चाहिए, फुटबॉल खेलना चाहिए। हम जैसे बच्चे किस में फंस गए हैं, छोटे बच्चे फंस गए हैं सिर्फ वही गेम खेलने में। गेम नहीं, गेम खेलने से क्या होगा, ओबेसिटी के पेशेंट बन जाएंगे, मोटा हो जाएगा, हंसेंगे सब लोग कि देखो कितना मोटा जा रहा है ना। तो अगर हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, कोई गेम खेलते हैं, तो वो हमें इन सीरियस डिसीजेस से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। Riding a bicycle regularly is one of the best way to reduce your risk of health problem associated with sedentary lifestyle. अगर हम रोज जो है साइकिल चलाते हैं, राइडिंग अ बाइसिकल मीन्स रोज अगर हम साइकिल चलाते हैं, तो एक बेस्ट वे है कि हम अपने आप को जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसके रिस्क से बचा सकते हैं। और वो क्यों, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है वही बैठे बैठे जो काम करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ऐसा ही जीवन बन गया कि हर काम बैठ के ही करना है ना, बैठ के ही गेम खेलना है, बैठ के ही खाना खाना है, बैठ के ही पढ़ाई कर रहे, ठीक है। तो
तो अपने आप को, ये तो मेंटल वर्क हुआ ना, फिजिकल वर्क तो कुछ हुआ नहीं, बॉडी तो चली नहीं। पढ़ाई कर रहे हो या आप गेम खेल रहे हो तो इसमें तो दिमाग ही लग रहा है ना, ब्रेन ही यूज हो रहा है, बॉडी तो यूज नहीं हो रही। तो बॉडी को यूज करने के लिए क्या करना होगा, कोई एक्सरसाइज करनी होगी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, हमें क्या दिया है एग्जाम्पल उसके लिए कि आप साइकिल चला सकते हो। साइक्लिंग इज अ हेल्दी लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज दैट कैन बी enjoyed by people of all ages from young children to older adults। अब वो कह रहा है कि साइकिलिंग जो होती है बहुत हेल्दी होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए साइकिलिंग करना बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत लो इम्पैक्ट एक्टिविटी है। कोई ये भी नहीं कि हम उससे हमें कोई दिक्कत होगी, और उसको जो है सब लोग जो है किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, हर कोई उसे एंजॉय करता, हर किसी को साइकिलिंग करने में मजा आती है। इट इज ऑल्सो फन, चीप एंड गुड फॉर द एनवायरमेंट। और साइकिलिंग जो होती है उसको करने में मजा भी आती है, साइकिलिंग में कोई खर्चा भी नहीं है, बहुत सस्ता भी है। और उसने क्या बताया, गुड फॉर एनवायरमेंट, हमारे वातावरण के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि साइकिल चलाने के लिए आप कोई फ्यूल की तो जरूरत है नहीं कि हमें पेट्रोल या डीजल डलवाना पड़ेगा, उससे हार्मफुल जो है गैसेस निकलेंगी, ऐसा भी कुछ नहीं है ना। साइकिल से तो कोई हम लोग जब उसमें कोई फ्यूल डालते ही नहीं है, हमें डीजल पेट्रोल की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम तो उसे मैनुअली अपने पैरों से चलाते हैं, हाथों से चलाते हैं, ठीक है ना, उससे कोई गैस भी नहीं निकलती है। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर अवर एनवायरनमेंट और द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत अच्छा है। प्लस हमारी जो है मसल्स भी बनती हैं, बॉडी में ब्लड फ्लो भी अच्छा हो जाता है। तो साइकिलिंग एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। Riding to work or the shop is one of the most time efficient way to combine regular exercise with everyday routine। अब हमें कहीं काम से जैसे हम जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है, या फिर मम्मी ने बोला कि बेटा जाओ दुकान से सामान ले आओ, तो अगर हम साइकिल से जाएंगे तो हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा, एक अच्छा रूटीन भी बन जाएगा। An estimated 1 billion people ride bicycles every day for transport, recreation and sports। तो कह रहा है कि on an average हर रोज 1 बिलियन कितना होता है, सोच के बताइएगा, 10 करोड़। 1 बिलियन कितना होता है, 10 करोड़ लोग जो है रोज साइकिल चलाते हैं। और चलाने का पर्पस जो होता है बच्चों, वो बता रहा है कि फॉर ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी चलाते हैं, रिक्रिएशन मतलब मजा मस्ती मौज के लिए भी करते हैं ऐसा, और एक अच्छा स्पोर्ट भी है, अच्छा खेल भी है ना। हम लोग अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन लगाते हैं ना, देख आज चल लगा साइकिल की रेस हो जाए और देखते कौन फर्स्ट आएगा। तो दैट इज अ स्पोर्ट ऑल्सो, एक अच्छा खेल भी है, मौज मस्ती के लिए भी हम ऐसा करते हैं, मजे के लिए भी करते हैं, है ना। और कहीं काम से जाना है तो भी हम फॉर ट्रांसपोर्ट वी ऑल्सो यूज बाइसिकल। साइक्लिंग इज अ गुड वे टू रिड्यूस वेट एज इट बिल्ड्स मसल्स एंड बर्न्स बॉडी फैट। अब साइक्लिंग जो है, जो मोटे लोग हैं, या मोटे क्या, अगर आप वैसे भी चाहते हो कि हमें अपना वजन घटाना है तो उसके लिए भी जो है साइक्लिंग एक अच्छा मतलब एक अच्छा तरीका है। उससे क्या होता है, बॉडी में मसल्स बनती हैं और हमारा एक्स्ट्रा बॉडी फैट जो है वो बर्न होता है। रिसर्च सजेस्ट दैट बाय साइक्लिंग फॉर हाफ एन आवर एवरी डे वी कैन शेड एटलीस्ट 5 किलोज ऑफ वेट इन अ ईयर। अब जो रिसर्चर्स हैं, है ना, जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्च जो है वो ये बताती है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल साइकिल चलाता है तो उसका कम से कम नहीं तो 5 किलो वेट जो है वो कम हो जाता है। कितना वेट कम हो जाता है, 5 किलो। ठीक, मजा आई, पैसेज कंप्लीट, काफी ये भी इंटरेस्टिंग था। चलिए आप क्वेश्चंस देखते हैं इसके। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया, अब 16 to 20 करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबरिंग भी हो गई अपनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16।
The main focus of the passage is to tell us about the advantages of. जो हमारा पैसेज था वो हमें किस चीज के एडवांटेजेस बता रहा है, किस चीज के गुण बता रहा है, यहाँ पे किसकी खूबियां बता रहे हैं. कीपिंग फिट, अपने आप को फिट रखने की खूबियां बता रहा है, साइकिलिंग की बता रहा है, एक्सरसाइज की बता रहा है, या रिड्यूसिंग वेट कम करने की बता रहा है. तो हमारा जो पैसेज था उसका फोकस किस पे था, फिजिकल एक्टिविटी पे था ना. फिजिकल एक्टिविटी मीन्स योर एक्सरसाइज. सो ऑप्शन सी. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. When the writer says cycling is good for environment, which one of the following is not correct? राइटर जो किसी पैसेज को लिखने वाला है, स्टोरी लिखने वाला है, उसको क्या बोलते हैं, राइटर. तो यहाँ पे जिसने पैसेज लिखा है वो पर्सन क्या है, इस पैसेज का राइटर है. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया गया, जब राइटर कहता है साइकिलिंग इज गुड फॉर एनवायरनमेंट, कि साइकिलिंग जो है वो हमारे वातावरण के लिए बहुत अच्छी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो उनमें से कौन सा सही नहीं है. इट डज नॉट एमिट एनी अनहेल्दी गैस, कि साइकिलिंग जो होती है, साइकिल जब हम चलाते हैं तो उससे जो है कोई अनहेल्दी गैस जो है वो नहीं निकलती है. तो ये बात तो सही है, हमारे वातावरण को तो कैसा हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, ऐसा ही चाहिए ना, जिससे कोई हार्मफुल या अनहेल्दी गैस जो है वो रिलीज ना हो. तो ये तो सही है, दिस इज ट्रू, इट इज गुड फॉर हेल्थ इन दिस वे फॉर अवर एनवायरमेंट. इट कैन बी रन विदाउट पेट्रोल और डीजल. यस, बिना पेट्रोल के, बिना डीजल के चलती है, इसलिए भी हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छी है, हमारे वातावरण के लिए अच्छी है. ये भी ठीक है, ये भी फॉल्स नहीं है. इट डज नॉट पॉल्यूट द एयर, हमारी जो एयर है, एयर मीन्स हवा, उसको पॉल्यूट नहीं करती है. पॉल्यूट मीन्स प्रदूषित नहीं करती, उसको गंदा नहीं करती है साइकिल. बिल्कुल सही. हमें तो वातावरण में ऐसा ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए जो हमारे वातावरण को गंदा ना करे, प्रदूषित ना करे. तो ये भी ठीक है. लास्ट है, इट कैन बी राइडन बाय ऑल एज ग्रुप. हर कोई व्यक्ति जो है, किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति जो है वो साइकिल चला सकता है. लेकिन ये एनवायरमेंट से, हमारे वातावरण से तो कनेक्ट नहीं हुआ ना. तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू. तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी. इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी. उन्होंने यही तो पूछा था कि कौन सा करेक्ट नहीं है, किसके लिए. साइकिल इज गुड फॉर द एनवायरमेंट, हाउ, कैसे. इट डज नॉट एमिट एनी अनहेल्दी गैस, इट कैन बी रन विदाउट पेट्रोल और डीजल, एंड इट डजंट पॉल्यूट एयर. ठीक है, इन 3 तरीकों से हमें पता चलता है. लेकिन किसी भी एज ग्रुप के लोग इसे चला सकते हैं, इसका हमारे एनवायरमेंट से क्या लेना देना. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. द वर्ड विच मीन्स द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड सेडेंट्री इज. सेडेंट्री का मैंने क्या मतलब बताया था, बहुत लेजी सा, जो हमारा रूटीन होता है ना, एक तरफ बस बैठे रहने का, दैट इज कॉल्ड सेडेंट्री. इसका ऑपोजिट बताना है, उल्टा बताना है. लेजी, आलसी, इनएक्टिव, आलसी, डेस्क बाउंड मतलब एक जगह पे बैठ के काम करने वाला. इट इज एक्टिव, है ना, जिसमें बहुत ऊर्जावान होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है ना. तो सेडेंट्री का ऑपोजिट बच्चों क्या होगा, एक्टिव. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. A low impact exercise is one which is, low impact exercise किसको बोलते हैं, which is not tiring, जिससे ज़्यादा थकावट ना हो, which is not costly, जो बहुत ज़्यादा महंगी ना हो, not efficient, जिसका कोई बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर फर्क ना पड़े, not efficient, not boring, जिससे हम बोर ना हो. तो low impact exercise का मतलब होता है which is not costly, which is cheap, actually which is cheap. तो a low impact exercise is one which is not costly, जो बहुत महंगा ना हो. लास्ट क्वेश्चन. रेगुलर साइकिलिंग हेल्प us in all of the following
एक्सेप्ट टू, अगर हम रोज जो है साइकिलिंग अगर करेंगे तो वो हमें इन सब चीजों में हेल्प करेगा, लेकिन एक चीज कौन सी है जिसमें नहीं करेगा? रिड्यूस फैट एंड स्ट्रेंथन मसल्स, हमारा फैट जो है बॉडी में जो एक्स्ट्रा चर्बी, फैट मतलब चर्बी, मास जो है उसको कम करेगा और हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, ये तो सही है। रेगुलर साइकिलिंग करते हैं तो ये तो होता है। कंबाइन फन विद वर्क, काम के साथ साथ मज़ा भी आएगी। साइकिलिंग जब हम करते हैं तो हमारी एक्सरसाइज भी हो गई और मज़ा भी हमें आई, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी हो गई है। प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट, साइकिलिंग जो होती है हेल्प करती है एक्सीडेंट होने से, हमें बचाती है साइकिलिंग। मतलब ये हुआ? नो, साइकिलिंग अगर अब आप रोड पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो वो एक्सीडेंट को थोड़ी प्रिवेंट कर सकते हैं। इट प्रिवेंट सीरियस डिसीजेस, हमें खतरनाक बीमारियों से बचाती है, बट एक्सीडेंट से नहीं बचाती है। जब हम साइकिलिंग कर रहे हैं तो वी शुड बी केयरफुल, है ना, केयरफुली हमको जो है राइडिंग जो है साइकिल जो है उसको चलाना चाहिए। तो दिस इज रॉन्ग, मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा ऑप्शन सी। और डियर रिमेन्स हेल्थी, साइकिलिंग हमें हेल्प करती है हेल्दी रहने में, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो कौन सी चीज है जिसमें हमें साइकिलिंग हेल्प नहीं करती? टू प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से नहीं बचाती है। इट प्रिवेंट अस फ्रॉम सीरियस डिसीजेस नॉट फ्रॉम एक्सीडेंट। एक्सीडेंट आप समझते ही होंगे, दुर्घटना होना, आपने देखे भी होंगे सड़क पे एक्सीडेंट हो जाते हैं कई बार, ट्रक का और कार का या ट्रक का या स्कूटर का, है ना। तो साइकिलिंग जो है वो हमें एक्सीडेंट से नहीं बचाती। ठीक, तो 4 पैसेजेस हमने आज कर लिए, काफी सारी वोकैबुलरी हमारी आज स्ट्रांग हुई, नए नए वर्ड सीखे हमने, नए नए टॉपिक्स के बारे में जाना। ठीक है, अब आपको करना क्या, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, सो गुड लक बच्चों, स्टे ट्यून टू द वीकेंड कानपुर। और एक इम्पॉर्टेंट बात, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, इसी तरीके के नए नए वीडियोस में लेकर के आती रहूंगी जिससे कि आपका श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाए जिस भी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए। सो बाय बाय बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।